हेरिडिटी। ठीक है, हम क्या पढ़ के आए हैं? वी हैव स्टडीड इन रिप्रोडक्शन, हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था। इन रिप्रोडक्शन वी स्टडीड द मोड ऑफ और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल पढ़ा था आपने, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था। दोनों के ही अंदर, एसेक्सुअल के अंदर सिंगल पेरेंट वॉज देयर। सिंगल पेरेंट का मतलब समझते हैं, खाली एक ही पेरेंट होता है जो कि ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करता है। इन सेक्सुअल 2 पेरेंट्स आर देयर। ठीक है, इन सेक्सुअल 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। इस चैप्टर में हम ऑफस्प्रिंग टर्म को प्रोजीनी यूज करने वाले हैं, ऑल्दो आई मेक यू फेमिलियर विद दिस टर्म। ठीक है, बट फिर भी हम आपको बता देते हैं, विल यूज द टर्म प्रोजीनी, प्रोजीनी। ठीक है, दोनों के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है। जब ये प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, इसके अंदर एक जो मेन इवेंट हो रहा है, उस इवेंट को, वो क्या इवेंट है? डीएनए कॉपिंग सिस्टम। डिड यू रिमेंबर दिस कि व्हाट इज द बेसिक इवेंट? जब भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, चाहे एसेक्सुअल में हो या सेक्सुअल में हो, हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिएट करते हैं, जैसे कि टेक्सचर ऑफ योर हेयर, योर आई बॉल कलर, योर ईयर लोब स्ट्रक्चर, ठीक है, योर स्किन टेक्सचर। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या होता है? देयर इज अ कॉपिंग सिस्टम। डीएनए क्या होता है, अभी आपको और डिटेल में बताएंगे। तो वो डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्रोटीन, और वो पर्टिकुलर प्रोटीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को इनहेरिएट, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला होता है। जैसे कि मुझे फादर की आईबॉल का कलर ब्राउन मिल रहा है, तो वो किसके अंदर होगा? वो उस जीन के अंदर होगा। जीन जो कि एक केमिकल फॉर्मूला है, प्रोटीन से बना हुआ है, जो ये इंफॉर्मेशन लेगा और ये ऑफस्प्रिंग को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या बनता है? डीएनए की कॉपी होती है। सो बेसिकली व्हाट इज डीएनए कॉपिंग? डीएनए कॉपी में केमिकल रिएक्शन होता है। व्हाट इज हैपनिंग? अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। एंड ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दीज केमिकल रिएक्शन आर नॉट 100% रिलायबल। ठीक है, ये 100% रिलायबल नहीं होते हैं, मतलब देयर आर सर्टेन एरर्स इन्वॉल्व। हमेशा कुछ ना कुछ इनके अंदर एरर आ जाता है, और एरर आने के कारण क्या होता है? जो न्यू ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर तो होते हैं, बट स्टिल दे आर डिफरेंट। जैसे कि एनसीईआरटी निकाल लीजिए, एनसीईआरटी के बिना हम नहीं पढ़ेंगे। पेज नंबर आपका 142, पेज नंबर 142 में आपको बैक्टीरिया का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, सब लोगों ने निकाल लिया है? अब मैं बार बार नहीं बोलूंगी, एवरीबडी शुड सिट विद देयर एनसीईआरटी। ठीक है, तो यू कैन सी देयर इज अ डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया इज अ प्लूरल टर्म, एक सिंगल बैक्टीरिया को ये बैक्टीरियम बोल रहे हैं। जैसे कि इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा है, ये एक सिंगल बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम है। ठीक है, इस बैक्टीरिया में जब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जैसे भी इन्होंने बनाया है, तो ये अपने जैसे 2 बैक्टीरिया बनाता है। अब ये 2 बैक्टीरिया के अंदर कुछ कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं, एज आई विल शो यू। आप ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, ये डिफरेंसेस क्या है? जैसे इसमें ये पार्ट ब्लैक हो गया है, सॉरी मेरे ऊपर फादर पेरेंट का बना दिया, लेट से चलो ये इसमें था, तो हमने देखा ये तो इसको भी ब्लैक मिला और ये इसको भी ब्लैक मिला। हमने डिफरेंस क्या देखा? इसमें ये पार्ट हाफ रेड हो गया, ठीक है, और दूसरे के अंदर ये कलर ग्रीन हो गया। तो दिस इज व्हाट? वेरिएशंस। दीज आर कॉल्ड वेरिएशंस। डिफरेंसेस आ गए किसके अंदर? पेरेंट ने जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ अपनाया, उसमें डीएनए की कॉपी हुई। डीएनए की कॉपी का जो सिस्टम था, दैट वाज अ केमिकल रिएक्शन, एंड दैट केमिकल रिएक्शन वाज नॉट 100% रिलायबल, जिसके कारण एरर हुए। उस एरर के कारण वेरिएशंस आए। ठीक है, यू कैन सी वेरिएशंस। ये वेरिएशन एसेक्सुअल मोड में वेरिएशन का जो नंबर होता है, इट इज लेस। वेरिएशन आते हैं बट लेस आते हैं।
यही सेक्सुअल मोड के अंदर ये जो वेरिएशन होता है ये बहुत ज़्यादा आता है, बिकॉज टू डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंट, one male and one female, they contribute equal number of characteristic. ठीक है, दोनों फादर मदर डिफरेंट दो बॉडीज होती है, वो दोनों अपने जीन देते हैं बच्चे को, तो दो बच्चा होता है उसके अंदर जो वेरिएशंस आते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन होती है, जो प्रोजीनी होती है, उसके अंदर डिफरेंसेस ज़्यादा आते हैं इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सो वेरिएशन है. अब इन्हीं बैक्टीरिया से इनकी नेक्स्ट जनरेशन अगर बनती है तो डेफिनेटली उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक तो होगी, ये तो होगी ही होगी, प्लस थोड़ा सा और चेंज भी आएगा. तो एवरी टाइम व्हाट विल हैपन, वेरिएशन विल कीप ऑन अकरिंग. ठीक है, डिफरेंसेस आते जाएंगे, वेरिएशन आते जाएंगे. अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये वेरिएशन हमेशा जो आई है, इज इट विल इट गिव देम अ सर्वाइवल बेनिफिट, क्या ये रिक्वायर्ड है? तो इसका आंसर ये है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ये जो वेरिएशंस आ रहे हैं ये इनको सर्वाइवल बेनिफिट दे. ठीक है, इफ द एनवायरमेंट, लेट्स से अभी जो बैक्टीरिया की हम बात करें उसमें जो वेरिएशन आए उसके कारण वो एक कोल्ड एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है, बट ही इज एक्सपोज टू द एनवायरमेंट विच इज हैविंग हीट, तो ये बैक्टीरिया उधर सर्वाइव नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वेरिएशंस थे दे वर नॉट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. दैट बैक्टीरिया वाज नॉट एबल टू अडैप्ट इटसेल्फ टू द एनवायरमेंट. ठीक है, तो हमेशा वेरिएशन उनको सर्वाइवल बेनिफिट दे, इट इज नॉट कंपल्सरी. बट वेरिएशन आए बिकॉज ये डीएनए कॉपिंग सिस्टम के अंदर जो केमिकल रिएक्शन था दैट वाज नॉट 100% एक्यूरेट. इज दिस क्लियर? ये सब हम बातें पहले पढ़ चुके हैं. एनसीईआरटी का रीड करूंगी क्योंकि उसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो मैं तुमको बताऊंगी. अंडर द लाइन क्या क्वेश्चन बनता है. तो पेज नंबर 142 के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन का सेकेंड पैरा पढ़ रही हूँ, जिसमें से एक क्वेश्चन बनने वाला है. इसमें कह रखा है फिगर 9.1 would represent the situation if a single individual reproduces as happens in asexual reproduction. Asexual reproduction में जब एक single parent reproduce करता है, if one bacterium divides and then the result two bacteria divide again, the four individual will only be have many minor differences होंगे but बहुत छोटे छोटे होंगे because asexual mode of reproduction है. अब अंडरलाइन करेंगे माइनर डिफरेंसेस, देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग सिस्टम. तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कॉज ऑफ वेरिएशन. ठीक है, तो व्हाट इज द कॉज ऑफ वेरिएशन, दिस इज द क्वेश्चन यू विल फाइंड इन 1 मार्क्स. क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ा रही हूँ बहुत शानदार तरीके से. व्हाट इज द कॉज ऑफ वेरिएशन, तो बच्चे अंडरलाइन करोगे और उस अंडरलाइन के ऊपर क्वेश्चन लिख लो. ठीक है, वेरिएशन का कॉज क्या था, तो वो एक लाइन है, ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग. ठीक है, डीएनए कॉपिंग के अंदर इनएक्यूरेसी होने के कारण वेरिएशंस आती है. 1 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया इस पेज पे से. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हाउएवर इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व्ड, even greater diversities will be generated. We know that because two parents which are participating in reproduction they are different. चल आगे बढ़ते हैं. Do, इस क्वेश्चन का आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं. Do all these variation in a species have equal chance of surviving in the environment? What did I say? No. जरूरी नहीं है कि वो उनको सर्वाइवल बेनिफिट दे, जैसा कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिया है. ऑब्वियसली नॉट. Depending on the nature of variation, different individual would have different kind of advantages. Bacteria that can withstand heat will survive better in heat waves as we have discussed earlier. अगर उसमें हीट सहन करने की जो अडेप्टेशन है वो हीट को सहन कर सकता है तो डेफिनेटली ही विल सर्वाइव इन हीट वेव. बट इसी बैक्टीरिया को अगर आप कोल्ड वेव में छोड़ देंगे, पोल पे जाके छोड़ आएंगे तो ये मर जाएगा. ठीक है, सो selection of variant by environmental factor form the basis for evolutionary process as we will discuss in later on. तो जैसा environment होता है उसके अनुसार अगर वेरिएशंस आते हैं तो वो स्पीशीज सर्वाइव करती है और उसमें से
हर स्पीशीज में क्या हो रहा है, वेरिएशंस तो आ ही रहे हैं, जिसके कारण एक न्यू स्पीशीज इवॉल्व हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन, जो इस साल हमारे कोर्स में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर आ रहा है एनसीईआरटी का, इफ अ ट्रेट ए, तो ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अभी हमको आगे बात करनी थी, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया है, तो आई विल स्किप क्वेश्चन नंबर 1, मैं उसको थोड़ी देर बाद आंसर करूंगी, बट आई आंसर क्वेश्चन नंबर 2 ओवर है, और उसका आंसर मैं लिखवाऊंगी आपको। हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल? ये कह रहा है कि जो वेरिएशन आ रही है वो उनको सर्वाइवल बेनिफिट कैसे दे सकती है। वो सर्वाइवल बेनिफिट जब देगी जब वो उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को। तो इसका आंसर लिखेंगे वेरिएशन इंक्रीजेस। अगर वेरिएशन आती है, वेरिएशन डेफिनेटली आएगी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, जो चेंजेस आए डीएनए कॉपिंग सिस्टम के कारण, जो एरर के कारण चेंजेस आए, वो स्पीशीज को क्या सर्वाइवल बेनिफिट दे रही है, सर्वाइवल प्रमोट कर रही है? यस। कैसे? अगर वो वेरिएशन जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उनको अडेप्ट कर लेती है तो डेफिनेटली वो सर्वाइवल बेनिफिट देगी। तो यस लिखेंगे आंसर, वेरिएशन इंक्रीजेस द अडेप्टेबिलिटी। इसके अंदर अंडरलाइन स्टेटमेंट बता रही हूँ तुमको, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये वर्ड नहीं खाना है, ठीक है। वेरिएशन इंक्रीजेस द अडेप्टेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, एज एवरीबडी नो। अभी क्या चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। तो अगर एनवायरनमेंट का चेंज, टेम्परेचर बढ़ रहा है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो अगर वेरिएशंस नहीं आएंगे तो क्या स्पीशीज सर्वाइव कर पाएगी? नो। सो वी नीड वेरिएशंस। वेरिएशन आएंगी और वो वेरिएशन अगर अडेप्ट कर लेती है एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट को, तो वो उनको बेनिफिट देगी सर्वाइव का, वो उनको प्रमोट करेगी सर्वाइव करने के लिए। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज सफिशिएंट, मोर देन इनफ, और कुछ भी नहीं लिखना है। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। वेरिएशन चेंजेस कैसे आए? डीएनए कॉपिंग सिस्टम के अंदर एक्यूरेसी 100% ना होने के कारण। तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे साथ साथ आपको बार बार लर्न भी हो जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हेरिडिटी, जो हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स, दो टर्म्स को हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, कैरेक्टर्स एंड ट्रेट, ठीक है। जैसे कि कैरेक्टर एक मैंने लिया ईयर लोब। ईयर लोब बोलते हैं ये नीचे वाले पार्ट, दिस इज कॉल्ड ईयर लोब। सो कैरेक्टर है ईयर लोब, और इसका ट्रेट क्या हो सकता है? या तो ये डिटैच होगा या ये अटैच्ड होगा। कुछ लोगों का ईयर लोब उनकी फेस की स्किन से कनेक्ट होता है, टच करता है, ठीक है। कई लोगों का सेपरेटेड होता है, जैसे मेरा सेपरेटेड है, ठीक है। कई लोगों का ईयर लोब बहुत छोटा होता है और उनकी स्किन से कनेक्टेड रहता है। तो इसके अंदर कैरेक्टर क्या है? ईयर लोब। उसके ट्रेट क्या है? या तो वो सेपरेट होगा या वो स्किन से अटैच्ड होगा। इसी तरीके से कैरेक्टर मैंने लिया हेयर, तो हेयर इज द कैरेक्टर, उसका ट्रेट क्या हो सकता है? इट कैन बी ब्राउन, इट कैन बी ब्लैक। इसी तरीके से आईज कैरेक्टर है, उसका ट्रेट क्या हो सकता है? इट कैन बी ग्रीन, ब्लू इन कलर, ठीक है। तो आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द टर्म कैरेक्टर एंड ट्रेट? तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, हमारी फिंगर्स की शेप हो गई, हमारे स्किन का टेक्सचर हो गया, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये कैरेक्टर्स हम अपने पेरेंट्स से हमको मिलते हैं। So this transmission of characters from the parents to the offspring is called heredity, ठीक है। बेसिक मैं अभी डेफिनेशन भी लिख के दे रही हूँ, मैं सब कुछ तुम्हें करके दूंगी, तुम्हें यहाँ पे मेरे साथ पढ़ के लर्न करना है। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स विच एन ऑफस्प्रिंग get from their parents, the transmission of those characters, जैसे कि हमने हेयर डिस्कस किया, ईयर लोब डिस्कस किया, आई बॉल का कलर डिस्कस किया, स्किन का कलर डिस्कस किया, ये सारे कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से एक ऑफस्प्रिंग को मिलते हैं उसको हम हेरिडिटी के अंदर पढ़ते हैं।
तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। 2 डेफिनेशन लिख रही हूँ, जो आपको अच्छी लगे, दोनों याद करना चाहो दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो राइट डाउन हेरिडिटी की डेफिनेशन। हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली, अभी जीन्स का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो ये टर्म और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एक डेफिनेशन तो आपकी ये हो गई, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर? द पासिंग डाउन of characters from parents to offspring is termed as heredity, ठीक है। और हेरिडिटी इज कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हेरिडिटी इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स, ये अभी बताते हैं आपको। इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स कि कौन से कैरेक्टर्स, कैसा कैरेक्टर मिला है। आई बॉल का हमने कलर बोला तो वो कैरेक्टर है, ठीक है। उसमें जो कलर होगा ब्लू और ग्रीन वो ट्रेट होगा, तो वो कैसे मिल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जीन्स के बारे में आपको पहले ही बता देती हूँ थोड़ा सा। तो आई होप हेरिडिटी की डेफिनेशन सब बच्चों को क्लियर है। व्हाट इज हेरिडिटी? इन हेरिडिटी वी स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, टू द प्रोजीनी, टू द जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को जो कैरेक्टर्स मिलते हैं उसको हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी के अंदर। नाउ अगर हम कैरेक्टर्स और ट्रेट की बात कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कैरेक्टर्स एंड ट्रेट। तो राइट इट डाउन, ऑल्दो मैंने तुमको एग्जाम्पल लेके बता दिया है। सो एनी हेरिटेबल फीचर जो कि पेरेंट्स से बच्चे को मिल सकता है, वो कोई भी फीचर हो उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं, समझ रहे हो। तो एनी हेरिटेबल फीचर को हमने किस में डाला? कैरेक्टर की डेफिनेशन में डाला। तो ट्रेट का क्या मतलब होता है? द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। अभी बताते हैं फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर को हम ट्रेट बोलते हैं, जैसे कि कलर ऑफ आईज। ये एग्जाम्पल है किसका? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर। और इसके ऑल्टरनेटिव क्या है? आईज ब्राउन कलर की हो सकती है और ब्लू कलर की हो सकती है, समझ रहे हो मेरी बात। एक और एग्जाम्पल लिख देती हूँ। हेयर शेप, हेयर की शेप की बात करें तो हेयर शेप क्या हो सकते हैं? या तो हेयर कर्ली हो सकते हैं या फिर स्ट्रेट हो सकते हैं। सो आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ द टर्म कैरेक्टर एंड ट्रेट? कैरेक्टर, कलर ऑफ द आई को हम कैरेक्टर बोलेंगे। उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? वो कलर क्या क्या हो सकते हैं? या तो वो ब्राउन हो सकता है या वो ब्लू हो सकता है, तो वो उसका ट्रेट कहलाता है, ठीक है। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? आई होप क्लियर होता जा रहा है। और यस मैम बोल देंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है मेरा? यस मैम। ओके, यस मैम। ओके बेटा। यस मैम। चलिए बुक की रीडिंग ले रहे हैं। हेरिडिटी फर्स्ट पैरा इसमें से पढ़ेंगे, देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर डिजाइन। इसका क्या मतलब है? जब भी रिप्रोडक्शन होता है, जो मेन आउटकम होता है कि जो नया ऑफस्प्रिंग आया है वो अपने पेरेंट के सिमिलर है, ठीक है। आज हमारी 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 नाक है, लिप है, फिंगर्स 10 है, इनमें कोई चेंज नहीं है। वी आर सिमिलर टू आवर पेरेंट बट वी आर नॉट द कार्बन कॉपी।
ठीक है, तो जो अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन में से ह्यूमन का बच्चा ही निकलेगा। तो वो क्या है, वो बॉडी डिजाइन इसी तरह का है। ये इंफॉर्मेशन आपने इनहेरिएट करी, तभी तो एक ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन का बच्चा ही पैदा कर रहा है। एक ह्यूमन ह्यूमन का बच्चा ही पैदा करता है। क्यों? बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक, द ट्रेट विल बी ट्रांसफर्ड, जो कि रिस्पॉन्सिबल है। जब भी ये जनरेशन आगे बढ़ती रहेगी, अगर ये कैरेक्टर्स हमें ट्रांसमिट ही नहीं होते तो इट वॉज नॉट कंपल्सरी कि शायद ह्यूमन में से ह्यूमन का बच्चा ना निकले। ठीक है, क्योंकि हमको ये हेरिडिटी बताती है कि इंफॉर्मेशन जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं और हो रहे हैं। दैट इज द रीजन वी आर सिमिलर टू आवर पेरेंट्स। ओके, the rule of heredity determine the process by which traits and characteristics are reliably inherited. रूल्स हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये डिसाइड होता है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट हम इनहेरिएट करेंगे। इनहेरिएट मतलब हमारे अंदर होगी, कहाँ से? फ्रॉम आवर पेरेंट्स। तो वो रूल्स हम आगे बात करेंगे। ठीक है, बट वी नो देयर आर सिमिलैरिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको जो जीन मिला है, जो इंफॉर्मेशन मिली है कि हमारी आई का कलर फादर के आई के कलर के जैसा है, ये इंफॉर्मेशन फादर से हमारे अंदर ट्रांसमिट हो गई। दैट इज द रीजन वी लुक अलाइक विद वी आर लुक लाइक विद आवर पेरेंट्स, बट वी आर नॉट द एक्चुअल कॉपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट जो कि ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। What exactly do we mean by similarity and differences? We know that a child bear all the basic features. Basic features जो हमने fingers की बात करी, eye की बात करी, ये सारे basic features हैं। Differences कहाँ आते हैं? Skin की color में आ सकते हैं, eye की shape में आ सकते हैं, earlobe के structure में आ सकते हैं, ये differences हैं। ठीक है, तो बेसिक फीचर तो सबका सेम है, बट डिफरेंसेस ये माइन्यूट से डिफरेंसेस होते हैं। हाउएवर इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट पेरेंट्स। जैसे कि एक पेरेंट के 3 बच्चे हैं तो वो तीनों डिफरेंट हैं, ठीक है, बट स्टिल दे आर सिमिलर। सो ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। जब एक ही पेरेंट के 3 बच्चों में वेरिएशन आ गया तो इमेजिन करो कि दुनिया में इतने सारे बच्चे, उनमें तो कितना वेरिएशन आएगा। इज दिस ओके? बढ़े आगे। तो ईयरलोब का इन्होंने एग्जाम्पल लेके आपको एनसीईआरटी में बता रखा है, एक्टिविटी 9.1, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो इसमें ट्रेट है ईयरलोब और उसकी कैरेक्टर है ईयरलोब, और ट्रेट क्या है? या तो सेपरेटेड या अटैच टू द स्किन। ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक मेरे ख्याल से क्लियर है आप लोगों को ना। देयर वॉज अ साइंटिस्ट मेंडल्स, ठीक है, इनका पूरा नाम दे रखा है गॉर्गर जोहान्स मेंडल्स। ठीक है, तो ये नाम आप याद करेंगे क्योंकि MCQs के अंदर पूछ सकते हैं। दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 144 एट द टॉप। ठीक है, तो पूरा नाम याद करेंगे। ये मॉनेस्ट्री में पढ़े थे और इनको मैथ्स भी आती थी, साइंस भी आती थी। तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसके बेसिस पे इन्होंने ये जानना चाहा था कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिएट होती है, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती है, और कौन सी इंफॉर्मेशन पास ऑन तो हो गई है बट विजिबल नहीं होती है। तो उसके लिए इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के ऊपर किए, मटर के प्लांट के ऊपर किए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर बनता है कि मेंडल ने मटर ही क्यों चूज किया। ठीक है, अब हम इसका आंसर करेंगे इसको आगे बढ़ाने से पहले कि पहला जो इसमें क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डिड ही पिक अप पी प्लांट। ठीक है, तो इसके बहुत सारे रीजन थे, एक मैं सारे रीजन आपको लिखवाऊंगी, तो मैं आपको जैसे बता देती हूँ कि एक तो इसकी एज बहुत छोटी होती है। फर्स्ट जनरेशन जो इसकी पहली जनरेशन होती है उसकी एज कुछ महीने ही होती है। अगर एक प्लांट की पहली जनरेशन की एज ही 10 साल है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन आपको कब मिलेगी? 10 साल के बाद मिलेगी। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ जो इसका था वो बहुत छोटा था, लाइफ स्पैन बहुत छोटा था। तो फर्स्ट रीजन ये था कि उसने मटर चूज किया। सेकेंड, इसके अंदर वेराइटी ऑफ वेरिएशंस कैरेक्टर्स होते हैं। क्या बोला मैंने? वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि इसके फूल, मटर बनने से पहले फ्लावर होता है, वो फ्लावर वाइट कलर का भी मिलता है, वो फ्लावर पर्पल कलर का भी मिलता है। मटर के दाने
येलो कलर के मिलते हैं, ग्रीन कलर के मिलते हैं, वो रिंकल्ड होते हैं, वो राउंड होते हैं। तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स, विजिबल कैरेक्टर्स थे जिसको वो स्टडी कर सकता था। ठीक है, अगर एक ही कैरेक्टरिस्टिक होती तो बहुत डिफिकल्ट था फाइंड आउट करना, बट बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक थी तो उन्होंने इसको चूज किया। थर्ड, ये बायसेक्सुअल होता है। बायसेक्सुअल समझते हो? बायसेक्सुअल वो फ्लावर होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल, एंथर और स्टिग्मा एक ही प्लांट में होता है। याद करो, एंथर जहां से पोलन ग्रेन निकलेगा, ठीक है, और स्टिग्मा के अंदर घुसता है। तो जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर होता है तो उसको बायसेक्सुअल बोलते हैं। मैं लिखवाऊंगी, सारी चीजें लिखवाऊंगी। तो हम ये देख रहे हैं कि मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट करके हमको ये बताना जा रहा है कि कौन से कैरेक्टर्स हम इनहेरिएट कर सकते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स, कौन से हमको विजिबल होते हैं, कौन से हमको विजिबल नहीं होते हैं, क्या मैथ्स है इसके पीछे। ही ऑल्सो न्यू मैथ्स, तो ये इनकी जो मैथ्स थी इनको बहुत हेल्प किया। ये सब जो सारी जनरेशन्स थी उनका हिसाब लिखते जा रहे थे कि इसके अंदर कैलकुलेशन कर रहे थे कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा चेंज नज़र आ रहा है, कितने चेंज नहीं आ रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ he knew maths also, and he was very fond of science, so he did experiment and finally he got success in this field. ठीक है, आ रही बात समझ में? एक बार मेंडल का जो नीचे का पैरा है वो रीड करके फिर आपको पी प्लांट के बारे में लिखवाएंगे। So the rules of inheritance of such trait in human beings are related to the fact that both, please इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनेंगे और अंडरलाइन करेंगे, both the father and mother contribute practically equal amount of genetic material to the child. आपको याद नहीं है या आपको पता नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। ये क्या कह रहे हैं, जो फादर और मदर होते हैं वो दोनों इक्वल नंबर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन देते हैं। Did you remember mitosis and meiosis? Mitosis will take place whenever the cell is dividing, other than reproduction. रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा पूरी बॉडी में जितने भी सेल डिवाइड होकर न्यू सेल बनाते हैं, दे डिवाइड विद द प्रोसेस नेम एज माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन के समय पे होता है, बट कौन से सेल के डिवीजन के समय? एक्सक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव सेल, हमारी बॉडी में जितने भी सेल रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी कॉपी बनाते हैं, दे यूज द प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस। मियोसिस किस में होता है? ओनली एंड ओनली इन रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, तो याद रखेंगे मियोसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव के अंदर होते हैं। सेल डिवीजन, इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच विल टेक प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल। फादर, मदर, दोनों, फादर जो सेल रिप्रोडक्टिव सेल प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं स्पर्म, जो मदर प्रोवाइड करती है उसको एग बोलते हैं, ओवा बोलते हैं, आप पढ़ के आए हैं, ओवम बोलते हैं। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 पेयर्स बोलते हैं, जैसे भी बोलना चाहो 46, इधर भी 46 होते हैं। नाउ वी वांट कि जो नेक्स्ट जनरेशन आए उसमें भी नंबर सेम रहे। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस जब ये स्पर्म और एग बनता है तो एक्चुअली स्पर्म और एग के अंदर 46 होते ही नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑलरेडी नंबर हाफ हो चुका होता है। ठीक है, स्पर्म और एग के अंदर ऑलरेडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 23 क्रोमोसोम फादर के और 23 मदर के। कैन यू सी दे आर गिविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू द ऑफस्प्रिंग, ये बच्चा बनेगा। तो इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्रोमोसोम अभी देखो तुम्हें 9th का थोड़ा सा याद कराते हैं। ये आपका सेल होता है, सेल के अंदर होता है ये न्यूक्लियस के अंदर एंटेंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोला करते थे क्रोमोसोम्स। डिड यू रिमेंबर दिस टर्म? ये होता है क्रोमोसोम्स। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक कर लेना। ये क्रोमोसोम्स को अगर मैं, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। एंड आप एनसीईआरटी में तो डेफिनेटली ये शेप नहीं है,
बट आप कोई भी नेट पे सर्च करोगे तो यू विल फाइंड ऐसी कुछ डीएनए की शेप होती है, ये डीएनए, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, और डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को, इस सेगमेंट को हम जीन्स बोलते हैं। आ रही बात समझ में? जीन्स का मतलब समझ में आ रहा है सब लोगों को? क्रोमोसोम बने हुए हैं डीएनए के, डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम बोलते हैं जीन्स, और जीन्स के अंदर क्या होता है, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन, ठीक है। वो स्पेशल प्रोटीन जो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, स्पेशल प्रोटीन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है लेट्स से ब्लैक कलर ऑफ माय हेयर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक मुझे मिली मेरी मदर से, मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे जो बालों का कलर है वो मेरे को अपनी मदर से मिला है, ठीक है। तो ये जो जीन था, ये मेरी मदर का जीन, क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम मुझे मम्मा से मिल रहे थे, तो उनमें उनके जो हेयर का कलर था वो मेरे को मिला, वो जीन क्या हुआ, इनहेरिएट हुआ मदर से मेरे अंदर, दैट इज द रीजन माई हेयर्स आर ब्लैक इन कलर। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो डिड यू गेट द मीनिंग ऑफ द टर्म क्रोमोसोम? बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सब ये बराबर ही लगता है, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन सब एक जैसा लगता है उनको। तो एंटेंगल, फिर से स्टोरी देखेंगे, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर एंटेंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को बोलते हैं जीन्स, और वो जीन कैरी करता है स्पेशल प्रोटीन, एक स्पेसिफिक प्रोटीन जो कि एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लेता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन होती है। प्रोटीन इज बेसिकली अ केमिकल फॉर्मूला for black hair, chemical formula for brown color of my eye, chemical formula of this separated ear lobe। तो ये छोटे हर एक छोटे सेगमेंट में हर एक कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन होती है। अब वो कैरेक्टर मुझे फादर से मिल रहा है, मदर से मिल रहा है, बट डेफिनेटली दोनों में से ही किसी से मिल रहा है। दैट इज द रीजन मेरी कुछ चीजें मेरे फादर से मिलती है और मेरी कुछ चीजें मेरी मदर से मिलती है, बट दे आर इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना है, बराबर का है। तो यही स्टेटमेंट इसके अंदर दे रखी है, कंट्रीब्यूशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन का बराबर का रहता है। चलिए आगे मूव करते हैं। दिस मीन दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल, पैटर्नल फादर या मदर, दोनों के डीएनए से इन्फ्लुएंस हो सकता है। हमें किसका डीएनए मिला है हमें नहीं पता, ठीक है। दस फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी 2 वर्जन इन ईच चाइल्ड, हर एक चाइल्ड के अंदर हर एक ट्रेट के, मतलब ट्रेट क्या होती है, ऑल्टरनेटिव ऑफ कैरेक्टर। तो अगर मेरे फादर के हेयर का कलर ब्राउन था और मदर का ब्लैक है, तो ट्रेट तो दोनों पहुंच रहे, ठीक है। चॉइस क्या है बच्चे के पास, मतलब ऑब्वियसली जब डीएनए का मिक्सिंग होगा, जो भी होगा, मिलेगा एक ही ट्रेट, मगर पहुंच रहे हैं दोनों, बराबर इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। फादर के ब्राउन कलर की हेयर की इंफॉर्मेशन भी आ रही है, मदर के ब्लैक कलर की हेयर की इंफॉर्मेशन भी आ रही है। मैं कौन सी ले रही हूं वो बाद में, वो जो ये प्रोसेस होगा उसमें डिसाइडेड होगा, बट इंफॉर्मेशन दोनों आई है। ट्रेट क्या था, ऑल्टरनेटिव ऑफ कैरेक्टर। इधर कैरेक्टर क्या है, हेयर, उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, ब्राउन और ब्लैक। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन आई है बच्चे के अंदर, ठीक है। चल आगे आ जाओ। मैम जैसे मैम कई बार जैसे मैम जो बेसिक फीचर्स होते हैं मैम उनमें भी डिफरेंस आ जाता है मैम, जैसे कई बार मैम 2 थम्स होते हैं मैम, वो कैसे वो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस ही होता है, ठीक है। वो केमिकल फॉर्मूले के अंदर ही ऑल्ट्रेशन आने के कारण ही होता है कि कई बार आपका कोई बॉडी पार्ट डेवलप भी नहीं होता है और कई बार कुछ ओवर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट दैट बायोकेमिकल फॉर्मूला विच इज टेकिंग प्लेस व्हेन द बॉडी इज डेवलपिंग इन द वूम, ठीक है। ओके, मेंडल्स वर्कड आउट द मेन रूल्स ऑफ सच इनहेरिटेंस, कि मतलब क्या रूल क्या है, कि ये मुझे कैसे पता लगा कि भैया मुझे ब्लैक कलर ही मिला, जब दोनों इंफॉर्मेशन थी मेरे पास, तो मेरे बालों का कलर ब्लैक ही क्यों है। तो इसके लिए मेंडल्स ने रूल्स दिए हैं कि भाई आपको जब दोनों ट्रेट पहुंचे तो जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट। मेरे पास दोनों कैरेक्टर है, ब्लैक और ब्राउन, जो मुझे दिखा। अब मैं एक नई टर्म यूज कर रही हूँ,
जो मुझे मेरे बालों का ने लिया उसको बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट वो होता है जो कि विजिबल कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। अपीयरेंस क्या है मेरे हेयर की, ब्लैक कलर, बट मेरी बॉडी के अंदर भी क्या है, ब्राउन अभी भी है। वो रिसेसिव है, वो रिसेसिव जो कि दिखता नहीं है बट बॉडी के अंदर है। हो सकता है कि मेरे से जो बेबी रिप्रोड्यूस होगा उसका ब्राउन कलर हो जाए। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कलर इज ऑलरेडी देयर इन माई जी बट इट इज नॉट विजिबल। तो जो ट्रेट विजिबल होता है, अपीयर होता है, उसको बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। और जो प्रेजेंट है बॉडी के अंदर बट इट इज नॉट विजिबल, उसको बोलते हैं रिसेसिव। दम नहीं है उसके अंदर। जो दमदार कैरेक्टर होता है वो दिखता है बट प्रेजेंट दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स उन्होंने बनाए थे जिसको हम आराम से पढ़ेंगे और बात करते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इट इज इंटरेस्टिंग टू लुक एट सम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट फॉर मोर देन अ सेंचुरी अगो। बहुत पहले किए थे, तो उनके बारे में बात करने से पहले जरा हम पी प्लांट ही क्यों चूज किया था उसकी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। चलो आ जाओ, पूछो एक बार, समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से रिप्लाई करेंगे एवरीवन। यस, जितना अवेटेड चैप्टर था। आर यू, मैं चैट विंडो पे ही हूँ, जल्दी से चैट विंडो पे रिप्लाई कर दो। क्या आपका रुकना ठीक रहा? आर यू सेटिस्फाइड? आर यू गेटिंग द चैप्टर? ओके ओके, गुड बेटा। कनिष्क लेट कैसे हो गए? चलो थैंक यू तने। ओके चलो आ जाओ। पहले एक क्वेश्चन है, नेम टू ह्यूमन ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब सबको क्लियर है बढ़िया तरीके से। दैट शो वेरिएशन। ऐसे कोई भी दो ट्रेट्स लिख दो जो वेरिएशन के कारण आते हैं, जिनमें वेरिएशन आती है, दैट शो वेरिएशन। तो इसका आंसर क्या होगा? कलर ऑफ आई, जो वेरी कर जाता है, ठीक है। एंड शेप ऑफ बहुत सारे होते हैं जिसमें से मैंने दो लिखे हैं, ठीक है। तो शेप ऑफ एक्सटर्नल ईयर, जिसको मैंने सबसे ज्यादा यूज किया उसको मैंने लिख दिया। तो रैंडमली आपको सोचना ना पड़े तो ये दोनों लर्न कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, सॉरी, कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज किया? वाई पी प्लांट, ठीक है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, पी प्लांट क्यों चूज किया गया था। पॉइंट 1, इट इज, मैं अभी इसको समझाऊंगी तुम्हें अच्छे से। इट इज नेचुरली सेल्फ pollinating and so is very easy to raise pure breeding individuals, ठीक है। सेकेंड लिखेंगे, इट हैज अ शॉर्ट लाइफ स्पैन। ये मैंने पहले ही डिस्कस करा दिया तुमको। इट हैज अ शॉर्ट लाइफ स्पैन एज इट इज annual and so it was possible to follow several generation, ठीक है। बहुत सारी जनरेशन तक हम इसकी जनरेशन्स को देख सकते थे क्योंकि इसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है। एक को कराया, दूसरी को कराया, तो चौथी को कराया, ऐसे। इट इज ईजी टू क्रॉस पॉलिनेट, समझाएंगे अभी ये पहला और तीसरा पॉइंट। इट इज ईजी टू क्रॉस पॉलिनेट एंड फोर्थ, इट हैज deeply defined contrasting characters,
ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे ज़्यादा क्लियर होएगा। ये जो मैंने 4th पॉइंट लिखा है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है बच्चे, सिर्फ यही याद करना है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, फ्लावर कलर, जो कि कुछ बुक में वायलेट लिखा होता है, पर्पल एक ही मतलब है, वायलेट और वाइट कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं। सीड कलर, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, येलो एंड ग्रीन, इतने सारे कैरेक्टर्स हमें इसको देखने को मिलते हैं। सीड शेप, राउंड एंड रिंकल्ड, ठीक है, राउंड एंड रिंकल्ड, आई थिंक ये चीज समझ में आ रही है। पॉड कलर, पॉड मतलब ऊपर का जो पार्ट हटा के आप मटर का दाना निकालते हो, तो वो जो ऊपर का पार्ट जिसको हटाते हो उसको पॉड बोलते हैं, POD, ठीक है। अगर मैं ये मटर बनाऊं तो दिस इज कॉल्ड पॉड। पॉड कलर, तो ये हो गया ग्रीन और येलो भी होता है। तो कैन यू सी इतनी सारी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन वी चूज दिस। एंड लास्ट, द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, ठीक है। अभी इधर धक्के नहीं खाने आपको, मेन जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आने वाले हैं उनके सबके आंसर्स आपको इधर ही मिल जाएंगे। अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं आराम से। तो एक बार मैं अपनी फोटो हटाती हूँ, लेट मी नो जब आपका कंप्लीट हो जाए। ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, लिख लो आराम से। सब लोग आराम से लिख लो, फिर मेरे को बता देना, देन आई विल मूव ऑन। हो गया? यस मैम। सबने कॉपी कर लिया? 2-3 लोग बताएंगे। यस मैम। डन? यस मैम। चलो आ जाओ, समझेंगे अब। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन सब बच्चों को पता है, रिप्रोडक्शन में पढ़ के आए हैं, बट स्टिल वी विल रिवाइज। पॉलिनेशन, लेट्स से दिस इज वन प्लांट, ठीक है, ये एक प्लांट है, इसके अंदर फ्लावर है, ठीक है। अगर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही एक ही प्लांट फ्लावर में होते हैं, ऑर्गन आर प्रेजेंट इन वन फ्लावर, इन वन फ्लावर, तो बेटा उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। सबसे पहले तो बाइसेक्सुअल का मीनिंग पता होना चाहिए, शायद बच्चों को नहीं पता हो, उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल, अ सिंगल फ्लावर कंटेनिंग बोथ द ऑर्गन्स, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, अगर मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर है तो विद इन द फ्लावर एंथर से पोलन निकलेगा और स्टिग्मा में घुस जाएगा, ठीक है। अगर दूसरे कलर से बनाऊं तो ये एंथर से निकल के स्टिग्मा में इस सेम फ्लावर में चला गया, या इस इधर के एंथर से निकल के इसके स्टिग्मा में चले जाए, तो ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, ये दीज आर कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आ रहा है सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब? इसके लिए समझ लो। अब मैंने एक और पी प्लांट लिया, ठीक है, मटर ही ले रहे हैं, ये नहीं कि गेंदे का फूल लगा दो पास में, ठीक है। ये एक और हमने मटर का लिया, हमने क्या देखा, इसके स्टिग्मा, इसका स्टिग्मा सॉरी इसके एंथर से पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा में जाता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है? सो डिड यू गेट द मीनिंग ऑफ द टर्म सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन? ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द फ्लावर हो सकता है एंड द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, एक ही फ्लावर के अंदर भी हो सकता है इफ द मेल एंड फीमेल organs are present in a same flower, and two flowers in between the two flowers of the same plant, उसको भी सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे।
क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर देयर विल बी 2 प्लांट्स, एक का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पोलन देगा और दूसरे प्लांट के फीमेल के अंदर स्टिग्मा के अंदर वो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसके अंदर क्या होता है, पी प्लांट की बात करें तो पी प्लांट में शुरू में हम करवाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब सबको समझ में आ रहा है, मतलब विद इन द प्लांट फ्लावर हो जाएगा या 2 फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, बहुत आसान था। वाई, बिकॉज ये बायसेक्सुअल है, ठीक है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये बायसेक्सुअल है। अब क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कराते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए बेटा आप क्या करोगे, 2 प्लांट्स के फ्लावर लोगे, एक का मेल ऑर्गन, एक के मेल ऑर्गन को हटा दोगे, निकाल दोगे, और दूसरे का फीमेल ऑर्गन काट दोगे, ठीक है, तो इसमें मेल बच गया और इसमें फीमेल बच गया, और अब इन दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन करा दोगे। आ रही बात समझ में? तो दिस इज हाउ वी कैन क्रॉस पॉलिनेट अ पी प्लांट, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन तो आसान था ही, क्योंकि ये बायसेक्सुअल है। बायसेक्सुअल का मतलब एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन करवाना पड़ता है। सेल्फ पॉलिनेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, क्रॉस पॉलिनेशन इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, ह्यूमन प्रोसेस, जो कि फोर्सफुली आप करा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप हटाओगे, नेचर में नहीं हटता है फीमेल ऑर्गन या मेल ऑर्गन, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाना पड़ता है, सेल्फ पॉलिनेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या चारों डिफरेंसेस, 4 पॉइंट क्लियर है? 5 पॉइंट। तो पहला हमने पॉइंट लिखा था सेल्फ पॉलिनेशन, यस इट इज, दिस इज पॉसिबल, बहुत ईजी होता है, उसका रीजन ही यही होता है कि भैया बायसेक्सुअल होता है। शॉर्ट लाइफ स्पेन, ये हम चाहते थे क्योंकि हमें बहुत सारी जनरेशन को स्टडी करना था। अगर एक उसकी लाइफ स्पेन एक ही प्लांट की 10 साल 20 साल हो गई तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में से जो निकलेगा इट विल टेक ह्यूज टाइम, तो हमें छोटी लाइफ स्पेन ही चाहिए थी। तो जैसे आम का पेड़ अभी तो आजकल आम ऐसे बोलते हैं, पुराने ज़माने में अगर आपने सुना हो कि अगर हम आम का पेड़ लगाएंगे तो उसके आम हमारे बच्चे खाएंगे, ठीक है, तो इतना स्लो ग्रोथ होती है उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट हमने बोला इट इज इजी टू इजी टू क्रॉस पॉलिनेट। देखो इसमें सेल्फ नहीं लिखा हुआ है, क्रॉस पॉलिनेट हमको कराना पड़ता है। एंड इट हैज डीपली डिफाइंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। देखो इतने सारे एग्जाम्पल लिखने के बाद तो कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्ट मतलब तो 2 डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट कलर सुना है, ब्लू एंड रेड, 2 डिफरेंट कलर्स, कॉन्ट्रास्ट कलर हो गए, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, जैसे फ्लावर वायलेट एंड व्हाइट बहुत आसानी से दिख सकते हैं, 2 बिल्कुल अलग कलर है। सीड का कलर येलो एंड ग्रीन, सीड की शेप राउंड एंड रिंकल, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भरे पड़े थे पी प्लांट के अंदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बायसेक्सुअल। क्लियर है? चलो जल्दी से बताएंगे, चैट विंडो पे फटाफट रिप्लाई करेंगे। यस, रिप्लाई करेंगे सब लोग। लेट मी रिमाइंड, आई एम नॉट अ बायो टीचर बट आई एम ट्राइंग माई लेवल हार्ड, ठीक है, लेवल बेस्ट नहीं बोलूँगी, लेवल हार्ड, बिकॉज दिस इज द चैप्टर विच इज़ अ चैलेंजिंग चैप्टर फॉर अ बायो टीचर ऑल्सो, ठीक है। सो बायो टीचर के लिए भी ये काफ़ी बच्चे को एक्सप्लेन करना, उनको खुद को समझ में आता है, जैसे मुझे आ गया है इतने सालों में पढ़ाने के बाद, बट चैलेंज होता है बच्चे को समझाना जो आपको पढ़ाना। तो आई होप आई एम डूइंग जस्टिस टू माई प्रोफेशन, ठीक है। चलो आ जाओ। चलिए नेक्स्ट मेंडेल का पैरा पढ़ेंगे, उसके बाद आपको उसके डिटेल में बारे में बताएंगे। तो पेज नंबर 144, फर्स्ट पैरा। मेंडेल यूज अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी। हमने डिस्कस कर लिए हैं, टॉल शॉर्ट, हम सबसे पहले यही लेके चलने वाले हैं, राउंड एंड रिंकल्ड, ठीक है। ये विजिबल कैरेक्टर से कैसी होनी चाहिए भैया? विजिबल होनी चाहिए, अगर दिखेगी नहीं तो हमें क्या पता कि चेंज आया या नहीं आया, ठीक है। ही टुक पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, अ टॉल एंड अ शॉर्ट प्लांट में। सबसे पहले उन्होंने जो लिया था इसके अंदर
जो पहली उन्होंने स्टडी करी थी वो किसकी करी थी? कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर इसके अंदर पी प्लांट का क्या है? हाइट। और उसमें ट्रेट क्या है? समझ रहे हैं ना इसका मीनिंग? अब तो समझ में आ गया। टॉल एंड शॉर्ट, ये ट्रेट कहलाते हैं। सबसे पहले वो इस पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट प्रोड्यूसिंग प्रोजीनी। क्या सारे बच्चों को प्रोजीनी का मतलब पता है? ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देम एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्रोजीनी। चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ट्रेट्स की बात करें तो ट्रेट्स को यहाँ पे लिखते क्या है? ठीक है, जेनेटिक मेकअप, जीनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक है, इसको और डिटेल में आगे बताऊंगी। जीनोटाइप इन टॉल और शॉर्ट जो ट्रेट है उसको कैसे, जीन का मेकअप क्या है, कैसे बनने, कैसे दिखते हैं, उसको हमने शो किया है कैपिटल टी, क्योंकि पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इसलिए ये वन पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड स्मॉल टी। देखो इधर जो कैपिटल है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है जो अपीयर करता है नेक्स्ट जनरेशन में, चाहे वो पेयर में हो, चाहे वो एक स्मॉल और एक टॉल हो, तो भी विजिबल क्या होगा? ये पी प्लांट हमें टॉल ही नजर आने वाला है। विल स्टडी। और दोनों ये टी जो स्मॉल होते हैं, इन ये होता है, ये ड्वार्फ तो है ही, ये स्मॉल प्लांट को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, बट दीज आर रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव ट्रेट, और ये डोमिनेंट ट्रेट। कैपिटल, इधर कैपिटल रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट ट्रेट को, लिख लो आप, और स्मॉल टी रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव ट्रेट को। रिसेसिव का मतलब समझ में आ रहा है? वो ट्रेट जो कि प्रेजेंट होगा बट विजिबल नहीं होगा। विजिबल होने के लिए दोनों स्मॉल टी होने चाहिए। अगर एक स्मॉल और एक कैपिटल है तो विजिबल ट्रेट क्या होगा? विजिबल कैरेक्टर, विजिबल ट्रेट आपका टॉल होगा। ठीक है, जीनोटाइप के बारे में अभी और बताएंगे आपको आगे धीरे। इसकी कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको शायद व्हाट्सएप भी करूंगी, ठीक है, जिनकी डेफिनेशन समझ मेरे साथ लेना उनको, होता क्या है होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप, फेनोटाइप, ये ऐसी टर्म्स हैं, ठीक है, कुछ एलियन सी लैंग्वेजेस हैं जो हम समझेंगे इसके अंदर, बहुत समझ में आने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। उन्होंने क्या लिया? टॉल और ड्वार्फ या स्मॉल पी प्लांट लिए। टॉल को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब मियोसिस, पहला स्टेप क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद होने के कारण गैमीट्स बनते हैं। बेटा गैमीट्स क्या होते हैं? सेक्स सेल को गैमीट्स बोलते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहने वाला है? हाफ। या तो लेफ्ट वाला कैपिटल टी पहुंचेगा या राइट वाला। इधर से भी लेफ्ट वाला स्मॉल टी पहुंचेगा या राइट वाला, बट एक ही पहुंचेगा, जिसको उन्होंने अब इन दोनों के बीच में ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन के सारे कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेते हैं पुनेट स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द टर्म पुनेट स्क्वायर represent all the combinations which are possible between these trait। क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो वो कैसे बनाते हैं? आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, और इधर गैमीट लिखेंगे, या तो लेफ्ट वाला कैपिटल टी पहुंचेगा या राइट वाला कैपिटल टी। हमें नहीं पता ना कि भाई मियोसिस हुआ, उसने कौन सा क्रोमोसोम चूज किया, दोनों में से कोई भी चूज कर सकता है। इसी तरीके से या तो लेफ्ट वाला स्मॉल टी आ सकता है या राइट वाला स्मॉल टी। तो व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल? जब ये कंबाइन करेंगे, जब ये एक जाइगोट बनाएंगे, पहली F1 जनरेशन बनाएंगे, तो वो कैसी होगी?
ठीक है, तो इसको देख के हमको ऐसा लग रहा है कि भैया स्मॉल भी आ गया, टॉल भी आ गया, तो मतलब जो फर्स्ट F1 जनरेशन, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। ठीक है, इसको F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, काफी सारे नाम होते हैं। इसको देख के ऐसा लगा कि शायद ना तो टॉल होगा प्लांट, ना ड्वार्फ होगा, कुछ इन बिटवीन होगा, मीडियम हाइट का होगा, बट ऐसा नहीं पाया गया। हमने देखा F1 जनरेशन के सारे प्लांट टॉल थे। इससे हमको ये पता लगा कि इसमें से दो ट्रेट जो आपने लिए, टॉल एंड ड्वार्फ, एक डोमिनेटिंग ट्रेट होता है, एक रिसेसिव होता है। डोमिनेटिंग ट्रेट रिसेसिव को दबा देता है, अगर उसके पास में रिसेसिव बैठा हुआ है तो उसको पूरा शेडो कर देगा, वो दिखेगा ही नहीं, और क्या दिखेगा, सिर्फ टॉल, बट वो बैठा है बाजू में, दिख नहीं रहा है क्योंकि उसने दबा दिया ना, वो डोमिनेटिंग नेचर का है। बट रिसेसिव वॉज देयर, रिजल्ट इज नॉट इन बिटवीन, रिजल्ट इज द फर्स्ट जनरेशन वॉज कंप्लीटली टॉल। ठीक है, ये जो करवाया है हमने इसके अंदर, ये क्या है, इसमें हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रॉस पॉलिनेशन कराया है। ठीक है, दो डिफरेंट ट्रेट को लिया है हमने। चलिए आगे, अब ये जो पहली जनरेशन मिली जिसके अंदर सारे टॉल थे, अब इसका हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराना चाहा। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन किसका हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का। फिर से मियोसिस होगा, एवरीबडी नो क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस में क्या होने वाला है, मियोसिस में नंबर आधा रहने वाला है। आधा या तो कैपिटल टी पहुंचेगा या स्मॉल टी पहुंचेगा, दोनों को चांसेस तो बराबर है ना, 50-50, इसमें भी यही होने वाला है। फिर से हमने पुनेट स्क्वायर बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। इसमें जो हमको जीनोटाइप मिला, जीनोटाइप हमें क्या मिल रहा है, एक तो कैपिटल टी मिल रहा है, दो हमको स्मॉल टी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों का मतलब एक ही होता है, और एक स्मॉल टी मिल रहा है। मतलब ये 1:2:1 के रेशियो में। तो जीनोटाइप, जीनोटाइप इज मेकअप ऑफ जीन, जीन कैसे बना हुआ है। ठीक है, समझना आसान लग रहा है क्या, जीनोटाइप क्या है, मेकअप ऑफ जीन, जीन कैसे बना हुआ है, या तो दोनों कैपिटल से बना हुआ है, ये एक स्मॉल कैपिटल से बना हुआ है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी आगे बता देंगे। और एक होता है फिनोटाइप, बच्चे फिनोटाइप होता है अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, कि ये जीन के मेकअप के कारण जो कैरेक्टर है उसकी अपीयरेंस कैसी है, अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। तो हमने देखा 3:1 के रेशियो में फिनोटाइप था, मतलब 3/4, 4 में से 3 प्लांट हमको टॉल मिले और एक शॉर्ट मिला। ये शॉर्ट कहाँ से आया, जब सारे के सारे F1 जनरेशन, ये हमारी, ये दिस इज योर F2 जनरेशन। नाउ द क्वेश्चन इज कि भैया ये शॉर्ट बना कैसे, हमें पहली जनरेशन में तो सारे प्लांट टॉल मिले थे। तो दिस शोज दैट देयर वाज रिसेसिव बिसाइड टॉल बट डोमिनेंट, बट डोमिनेंट ने क्या किया, उसको सप्रेस कर दिया, उसको दबा दिया, बट इट वाज देयर एंड इट बिकम विजिबल व्हेन इट कंबाइन विद इट्स जीन, इट्स सिमिलर टाइप ऑफ जीन। मतलब जब एक स्मॉल टी को अपने ही जैसा स्मॉल टी दिखा तो वो कैरेक्टर हमको विजिबल हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आप कर लो ड्रॉ और फिर अपन आगे बात करेंगे या नहीं करेंगे, विल सी। ले लो, मैं फोटो हटाती हूँ। नाउ ड्रॉ दिस। इसका एक सुंदर सा डायग्राम मैं और भेज दूंगी। यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, फिर बताते जाना, मैं नीचे करती जाऊंगी।
जस्ट लेट मी नो बेटा कब स्क्रॉल करना है तो आई विल डू दैट। लिख रहे हो क्या अभी आप लोग? भाटिया समझ में आया बेटा? स्क्रॉल करूं थोड़ा सा ऊपर? टेंथ क्लास जवाब नहीं दे रहे, चले गए क्या सब लोग? मैम थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दो। वापस ऐसे नीचे नीचे किया ना तो कर तो रही थी। हाँ मतलब बस ये बेटा ये क्वेश्चन आता है, सब लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो इसका, और अच्छे से एक मैं फेयर डायग्राम में खुद बना के भेज दूंगी, एग्जैक्ट कॉपी जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है इसकी, ठीक है?